और बड़ी जल्दी जल्दी फैसले कर रहे हैं लोग ना। तो खैर ये एक अच्छी बात है कि कंसेंसस की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक और यहाँ पर मेन लीड है वही इमरान खान के मुतालिक कि नया यूटर्न इमरान, पार्लियामेंट वापस, असेंबली में तहरीक लाने का ऐलान। देखते हैं कौन साथ देता है। तहरीक इंसाफ लौट के बिद्दू बिन बुलाए घर वापस आए, और नून लीग का ऐसा कहना है। आप देखें तनकीद के तीर चल रहे हैं दोनों जमात की जानिब से, इधर नून लीग उधर पीटीआई। तो अच्छा, और एक और खबर यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी का बायकॉट करें तो ऐवान नहीं चलेगा, ऐसा कहते हैं नजम सेठी। जबकि जुनैद जमशेद से मुतालिक भी एक यहाँ पर खबर है कि जुनैद जमशेद की मैयत की शनाख्त तदफीन कल दारुल उलूम कोरंगी में होगी। अच्छा जी, चलें, ये तो थी आपके पास खबरें। मेरे पास इस वक्त एक्सप्रेस में ही एक और खबर है, और आपको बताएं कि FIA जो आपको बताएं सानेह बल्दिया के मुल्जिम हैं भोला जिनको कहा जाता है, उनको लेने के लिए वहाँ थाईलैंड गई थी, जिसके बाद वो थाईलैंड से उन्हें लेकर वापस कराची पहुंच चुकी है। सानिया बल्दिया, जिसको हम पाकिस्तान का 9/11 भी कहते हैं, एक बहुत बड़ा सानिया था जिसमें 250 लोग जो है उनको जिंदा जला दिया गया था, और कहा जा रहा है कि भत्ता ना मिलने की सूरत में जो है उस फैक्ट्री को आग लगाई गई थी। तो इस हवाले से जो मजीद डेवलपमेंट हुई है उस हवाले से आपको बताएं कि जो रहमान भोला है उसको लेकर FIA की टीम थाईलैंड से कराची पहुंच चुकी है। रहमान भोला को इमरजेंसी पासपोर्ट पर थाई एयरवेज के जरिए लाया गया है, और आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा। चले, इस रहमान भोला के हवाले से कुछ कंफर्मेशन नहीं थी कि कब तक लाया जाएगा, तो फाइनली ये वाली खबर भी आ गई, क्योंकि बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि यार कब तक लाया जाएगा। तो आज चले वो फाइनली खबर भी हमने। अच्छा, बिजनेस रिकॉर्डर यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी। बिजनेस रिकॉर्डर में यहाँ पर लीड लगी हुई है, Navy raises task force aiming to ensure security of Gwadar Port and CPEC in maritime domain. Pakistan Navy raises the task force 88 at Gwadar ट्यूसडे। यहाँ पर बताना चाहूंगी कि गवादर बंदरगाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम की गई है। TF-88 में बहरी जहाज, तैयारे और ड्रोन शामिल होंगे, जबकि CPEC से मईशत का हर शोबा तरक्की करेगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने खिताब किया है। बिल्कुल, मशरकी दुनिया में तरक्की का नया दौर जो है वो शुरू हो चुका है, और इस हवाले से अब गवादर पोर्ट की हिफाजत के लिए भी पाक बहरिया ने खुसूसी टास्क फोर्स जो है वो तश्कील दे दी है। इसी हवाले से एक्सप्रेस रोजनामा में भी जो है वो मेन लीड लगी है। इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस में टास्क फोर्स को बाज़ाब्ता जिम्मेदारी सौंपी गई है। फोर्स, जासूस और जंगी तैयारे, जबकि जदीद हथियारों और आलात से लेस बहरी राहदारी में आपको बताएं कि मेयर जो है वो तैनात होंगे। चले जी, जबरदस्त। तो ये तो हुई हमारी खबरें, और उम्मीद है कि आज की तमाम लीड्स जो हैं हमने अपने नाज़रीन को, व्यूवर्स को बताई होंगी। और अब जान लेते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का हाल, कौन से शहर में क्या हो रहा है और कौन सा हमारा नुमाइंदा कहाँ पर मौजूद है। तो स्टार्ट करेंगे और बताएं आपको कि कौमी असम्बली का इजलास भी हो रहा है, इसका क्या एजेंडा है, मजीद तफसीलात जानेंगे इस्लामाबाद से आज न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर नजर से। जी यासिर। जी बिल्कुल, आज एक तरफ जिस तरह आप बात करें हैं कौमी असम्बली का इजलास है, लेकिन उससे पहले जो फ़िज़ा है इस्लामाबाद की वो सोगवार है, क्योंकि जुनैद जमशेद और इसके साथ जो दीगर जहाज़ का जो हादसा हुआ था उसमें जो लोग जांबाक हुए थे उनकी आज डेड बॉडीज़, ज़्यादातर तकरीबन 10 से ज़्यादा जो डेड बॉडीज़ हैं वो आज लवाकिन के हवाले की जाएंगी। इसीलिए आज भी हम पेम्स के बाहर मौजूद हैं, और तो जुनैद जमशेद जो हैं उनकी डेड बॉडी भी आज दिन के औकात में उनके भाई रिसीव करेंगे, और कल उनकी जो नमाज जनाजा कराची में अदा की। तो दूसरी तरफ कौमी असम्बली का जो अवाल है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब दोबारा कौमी असम्बली में जा रही है, तहरीक अल्तवा, तहरीक इस्तिकाक जो उनकी तरफ से जमा करवाई जाएगी, और बाकायदा तौर पर जो ऐवान का माहौल है, हमें लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानात से कि आज इंतहाई गर्म होगा और कौमी असम्बली का इजलास भी हो रहा है। इस तरह अगर जो दीगर शहर की सूरत हाल, इस तरह की एक्टिविटीज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान खासतौर पर पीपल्स पार्टी भी आज के इजलास में शरीक होगी, उनकी तरफ से भी तहरीक इस्तिकाक जमा करवाई गई है। तो इस तरह मजमूई तौर पे आज जो सारी नजरें हैं वो ज़्यादातर लगी हुई हैं पार्लियामेंट के इजलास पे, और दूसरी तरफ आज जो जुनैद जमशेद की डेड बॉडी हवाले किए जाए। दूसरी तरफ आप मौसम की बात करी हैं तो कराची की तरह इस्लामाबाद में भी जो मौसम है अब इंतहाई ठंडा है। कराची में उतना ठंडा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर सर्दी की वजह से आप ये भी देख रहे होंगे कि मेरा गला भी ख़राब हो रहा है, और सर्दी की वजह से जो है हमें भी यहाँ पर मुश्किलात हो रही हैं। खुश सर्दी है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो मौसम है वो मामूल की तरफ, सर्दी की तरफ बढ़ता जा रहा है। जी चलिए, इसी जबरदस्त शहर इक़्तिदार में भी मौसम जो है वो बहुत ही मजेदार है, बहुत ही सुहाना है। लाहौर का रुख कर लेते हैं। लाहौर में भी धुंध और सर्दी, घरेलू सार्फिन को गैस लोड शेडिंग का सामना है। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज की नुमाइंदा हुमा भट्ट से। जी हुमा, बताएगा कि आज लाहौर में शहरियों को गैस लोड शेडिंग से सार्फिन को किन मुश्किलात का सामना है और इस वक्त धुंध का कैसा राज है।
जी, आज तो धुंध के बादल जो हैं वो काफ़ी हद तक झड़ चुके हैं लाहौर शहर से, लेकिन जो गैस लोड शेडिंग है उसने काफ़ी परेशान किया हुआ है। लोड शेडिंग के साथ साथ जो बंदिश है, क्योंकि कभी कहा जाता है कि रात को 10 बजे से जो गैस है वो मुयसर होगी सार्फिन को, लेकिन कभी कभी ये जो मिलने की है दावा करने की जो बात है वो सिर्फ दावे तक ही रह जाती है, और सारी रात भी अगर बैठ जाएं आप चूल्हे के करीब तो आप वो गैस वहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से लोगों को मुतबादिल ज़राए जो हैं उनको इस्तेमाल करना पड़ता है। और आप अभी बात कर रही थी रेस्टोरेंट की, और ख्वाबों का ये शहर है, तो ख्वाबों का ये शहर जो है यहाँ पर आजकल उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है जब उन्हें घर में गर्मा गर्म खाना नहीं मिलता और उन्हें बाहर से मंगवाना पड़ता है, और बजट जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस बाहर से खाना मंगवाने की बजाय अगर कोई घर में तैयारी करता है और घर में कोशिश करता है कि खाना बना ले, गर्मा गर्म अपने फैमिली मेम्बर्स को खाना दे दे, तो उसके लिए मुतबादिल ज़राए में सिलेंडर है, इसके अलावा कोयले हैं, और लकड़ियां जलाना जो है उसके ऊपर काम करना इंतहाई मुश्किल है, जिसकी वजह से ख़वातीन काफ़ी परेशान हैं घर में काम करके। और उनकी ये कोशिश होती है कि सर्दियां जो है वो ना ही आए तो बेहतर है, ताकि उनकी जो परेशानी है वो एटलीस्ट कम हो, क्योंकि उन्हें घर में ना तो चूल्हे पर उन्हें आराम से सुकून से काम करने को मिल रहा है, और जो दूसरी जो चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करना है, क्योंकि अब हम लोग यकीनन वो पत्थरों के दौर के और वो पुराने दौर में तो मौजूद है नहीं कि आप वही पुरानी जो चीज़ें हैं वो दोबारा इस्तेमाल करें। अब आपको आदत हो चुकी हुई है जितनी भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, और फ़ौरन बटन दबाया और आपकी चीज़ें जो हैं वो रेडी हो जाएं। लेकिन जब आपको मिलता है ये काम करने को, और वही लकड़ी का दौर, और वही आपको कोयला जलाना है और फिर सिलेंडर पर आना है, तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और घरेलू माहौल जो है, बाहर तो माहौल सर्द है, बाहर तो मौसम सर्द है, लेकिन जो घरेलू माहौल है वो काफ़ी गर्म रहता है इसकी वजह से, क्योंकि घरेलू झगड़े जो हैं वो भी इन्हीं वजूहात की वजह से हो रहे हैं। हाल देखने में आती है, और खुसूसी तौर पर जब सर्दी बहुत ज्यादा हो, ऐसे में उठकर खाना बनाना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। और खाना बनाना मुश्किल होता है। इवन वो कह रही हैं कि सर्दी है, और आप देखेंगे कि सर्दी के मौसम में नजला, बुखार, खांसी चीजें भी रहती हैं, और इससे भी निमटना होता है, और गला भी जो है लोगों का खराब हो जाता है। हुमा भाई, अपडेट करी थी, आपका बहुत शुक्रिया। और रुक करते हैं कराची का, जहां मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है, और ऐसे में लोग नाश्ते के लिए होटल पर नजर आ रहे हैं या अभी तक कंबलों से बाहर नहीं निकले हैं, ये जानते हैं शरियार साजिद से। शरियार, गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग सबा और एनम, आप गुड मॉर्निंग। शरियार, बताइए क्या हाल अहवाल है? कराची में ठंड बढ़ना शुरू हो गई है, सर्दी बाकायदा तौर पर पड़ना शुरू हो गई है, शहरी क्या कर रहे हैं? अनम साहब, बिल्कुल सबसे पहले तो मैं बताऊं कि कराची के मौसम ने अंगड़ाई ली है, और जब भी हल्की हल्की यहाँ पे सर्दी होती है तो लोग जो है वो कमलों से निकलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट सी महसूस करते हैं। ऐसे में अगर गरम गरम नाश्ता हो जाए तो क्या ही बात है। वैसे तो कराची के बासियों का मनपसंद नाश्ता जो है वो हलवा पूरी है, लेकिन लच्छेदार पराठे, साथ में गरम गरम मलाई वाली चाय हो तो क्या ही बात है। और यहाँ पे भी हर टेबल के ऊपर जो है वो मुझे लच्छेदार पराठे भी नजर आ रहे हैं, उसके साथ साथ गरम गरम चाय भी नजर आ रही है। वैसे तो लोग फजर के बाद ही इन होटलों का रुख करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कराची वाहिद शहर ऐसा है जहाँ पे पूरी रात आपको ये लच्छेदार पराठे जो है वो दस्तयाब मिलेंगे। इस वक्त भी यहाँ की ये सूरत हाल है, लोग जो है वो सुबह सुबह यहाँ पर आए हुए ठंडी ठंडी हवा के साथ जो है वो गरम गरम चाय भी पी रहे हैं। इस वक्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और साथ में गरम गरम चाय जो मेरा भी इंतजार कर रही है। जी अनम, ठीक है, शरियार अपडेट कर रहे हैं। आप देखें ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और गरम गरम चाय पी रहे हैं, लोग नाश्ते कर रहे हैं। लाहौरी नाश्ते मेरा दिल चाह रहा है हम भी नाश्ता करेंगे। लाहौरी नाश्ते तो मैंने बिल्कुल सुने थे, लेकिन कराची लच्छे मैंने आज सुने। और मजे की बात यह है कि आज हमारा टॉपिक भी कुछ खाने पीने के ऊपर ही है, तो डेफिनेटली आज जगह जगह पे मौसम तो अच्छा है, साथ साथ लोग बाहर भी निकले हुए हैं, तो मजीद इस हवाले से भी कुछ स्टोरी शामिल करेंगे। और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर में गैस के कम प्रेशर के बायस लोगों ने घरों में गैर कानूनी गैस पंप इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। इस पंप के इस्तेमाल से जहां कुछ शहरियों का गैस प्रेशर का मसला हल हो गया है, वहीं उसने खरीदने वाले गैस से मुकम्मल महरूम होने लगे हैं। चीन से दरामद किया गया ये गैस पंप मार्केट में 1500 से 2000 रुपए में दस्तयाब है। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 4 में डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत चलने वाली डिस्पेंसरी को मशहूर कवाल अमजद साबरी के नाम से मंसूब कर दिया गया। जबरदस्त। अमजद साबरी शहीद डिस्पेंसरी का इफ्तिताह अमजद साबरी की वालिदा ने किया। मेयर कराची वसीम अख्तर ने भी इस मौका पर खुसूसी शिरकत की। डस्का में
शादी हॉल के गार्ड के मुबैना तशद्दुद से बच्चा जाँ बहक हो गया। बच्चे की शनाख्त दानिश के नाम से हुई है, जो चौथी जमात का तालिब इल्म था। बच्चा शादी हॉल के बाहर बारात से पैसे लूट रहा था कि गार्ड ने इसके सर पर लोहे का रॉड से तशद्दुद किया। पुलिस ने सफदर नामी गार्ड को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कैसे सफाक लोग होते हैं। बिल्कुल, इतना बड़ा टॉर्चर, एक बच्चा जो शादी में आया उसके साथ। मजीद भी कुछ स्टोरी शामिल की जाएंगी खाने पीने के हवाले से। आज बहुत सी बातें होंगी, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और कल की तो अहम खबरें हमने शामिल की। अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट का बायकॉट खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान ने ऐलान किया है कि उनकी जमात आज पार्लियामेंट में वजीर आजम के खिलाफ 2 तहरीकें जमा कराएगी। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी में मशावरत के बाद मीडिया से बातचीत में इमरान खान ने अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर कौम के साथ झूठ बोला। उनके खिलाफ इस्तेहकाक और इल्तिवा की तहरीक लाएंगे। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में पानामा केस की समाअत में तवील इल्तिवा के बायस पार्लियामेंट का रुख किया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, पार्लियामेंट और अपोजिशन का इम्तहान है, पता चलेगा कि क्या पार्लियामेंट वजीर आजम से जवाब तलब करती है या नहीं। उन्होंने कहा कि पेपर्स पर एहतिसाब में तमाम इदारे नाकाम रहे, अब पार्लियामेंट को भी देख लेते हैं ताकि फिर सड़कों पर निकलें तो कोई ये न कहे कि फौज को बुला रहे हैं। वाज़ेह रहे कि पीटीआई तवील अरसे से पार्लियामेंट का बायकॉट किए हुए है। और अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमनिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालेंगे। और इस सारे सिनेरियो पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शारिक मेहर साहब। वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल। शारिक मेहर साहब, एक अहम खबर अभी हमने शेयर की है अपने नाज़रीन से भी, और एक अहम खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट से मायूस होकर इमरान खान एक बार फिर पार्लियामेंट का रुख कर रहे हैं, और उन्होंने आज ये जो कम बैक किया है पार्लियामेंट में, इस हवाले से दारी क्या लिख रहे हैं? आज न सिर्फ ये कि अखबारात की खबरों में भी ये शायद सुर्खियों से छाया हुआ है, बल्कि इदारिये भी जो है इस पे लिखे गए हैं कि तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट में जाना, जहां एक हल्का इसे खुशाइन करार दे रहा है तो एक तरफ उन पर तनकीद भी की जा रही है। एक हल्का जो ने कहता है कि जब बहुत अच्छी बात है, ये पहले भी रूठे फिर माने और पार्लियामेंट का हिस्सा बने, पार्लियामानी निज़ाम का हिस्सा बने, क्योंकि बात जो है वो जमहूरियत की है और जमहूरी अंदाज से करनी चाहिए। एक हल्के का ख्याल ये है, जबकि दूसरा ये कहता है कि जो तनकीद करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि तुर्क वज़ीर आज़म जब आए पार्लियामेंट में तो तहरीक इंसाफ ने बाइकाट किया। उसके अलावा जब कश्मीर पे करारदाद पेश हुई थी तो जब भी किया था, और लोगों ने बहुत इन्हें समझाया था, सियासी क़यादत ने भी समझाया था कि आप वापस आएँ, बात करें, बात करने से मसले हल होते हैं, लेकिन ये नहीं आए थे। अब ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म का जो पानामा का मामला है वो अदालती लिहाज से तो जनवरी तक चला गया है, लेकिन गेंद दोबारा पार्लियामेंट के कोर्ट में आ गई है। तो आज का जो इजलास है वो बड़ा अहम है। तहरीक इंसाफ 2 तहरीक पेश कर रही है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। इमरान खान का ये कहना है कि वज़ीर आज़म ने 2 मरतबा झूठ बोला, और इस वक्त जो मौजूए बहस रहेगा वो वज़ीर आज़म की तकरीर है जो पार्लियामेंट में उन्होंने की थी, कि जिसे नून लीग के रहनुमाओं ने भी कहा था कि एक सियासी बयान था, और अदालत में जो उनका बयान था उसके हवाले से उसमें तजाद है। आप देखें कि 3 अप्रैल की जो तकरीर थी उसमें वज़ीर आज़म ने कहा था कि जो उनके वालिद हैं उन्होंने वहाँ पे जद्दा और दुबई में स्टील मिल कायम की थी, और उनके उसको बेच के मैफेयर्स फ्लैट खरीदे गए थे, लेकिन पार्लियामेंट में कतरी शहजादे का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन अदालत में जो है वो कतर के शहजादे का खत भी आया, तो उस पर बड़ी तनकीद का सिलसिला शुरू हुआ है, और आज तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में जा रही है, लेकिन उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी के लिए भी तैयार रहना होगा, जो नून लीग के कैंप से भी आ सकता है और बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। नहीं, नून लीग का तो बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि जी इमरान खान ने अपनी गलती तस्लीम कर ली, इसलिए तो वो पार्लियामान में आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये वो तो आना शुरू हो गया उनका रिएक्शन। बिल्कुल। अच्छा, इसमें 2 चीजें बड़ी अहम हैं जो इदारिये में लिखा है कि स्पीकर
एक गैर जानिबदार रोल होता है, उनका आज बिहेवियर देखा जाएगा कि वो कैसा है, वो क्या क्या किरदार अदा करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि पीपल्स पार्टी, जो आपने देखा कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत खरी तकरीर की, बहुत गर्म तकरीर की और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और यहाँ तक कहा कि 27 दिसंबर तक अगर वज़ीर आज़म जवाब नहीं देते तो फिर उनको लग पता जाएगा। शारिक भाई साहब, ऑपोजिशन का रोल बहुत स्ट्रांग होता है, इसमें पीपल्स पार्टी भी है, दूसरी जानिब पीटीआई भी है और दोनों पार्लियामेंट में होंगे। क्या समझते हैं क्या होगा? इमरान खान बल्कि कल उन्होंने ये कहा था कि हम हमारा चेक ही करने आ रहे हैं। हाँ, और वो चेक करेंगे कि पीपल्स पार्टी जो इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन बाहर दिखा रही है वो पार्लियामेंट में अब क्या करेगी? एक ही पॉइंट पे जिस पे ये मुत्तफिक है, साथ देती है या नहीं देती। तो ये एक देखना होगा। इस हवाले से दारू ने क्या लिखा है? इस हवाले से अब यही लिखा है कि अब देखना है कि आज क्या होता है और तहरीक इंसाफ को एक स्ट्रॉन्ग रद्द अमल के लिए भी तैयार रहना देखते होगा हैं कि आज क्या होता है। सियासी गर्मा गर्मी जारी है एक दफा फिर से जो है। अच्छा, नेक्स्ट इदारिया इसके अलावा आज सिंतास के हवाले से आबी मुआहदे के हवाले से एक्सप्रेस ने अपने इदारिये में आबी मसला हल क्यों नहीं होता, इस हवाले से लिखा है। और कल आलमी बैंक के सदर ने पाकिस्तान और भारत को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनवरी तक दोनों ममालिक जो उनका किशन गंगा डैम पे दरिया चनाब पे जो बनाया जा रहा है 350 मेगावाट का, और एक और उनका पावर प्लांट है जो 850 मेगावाट का है भारत का, इस पे जो पाकिस्तान ने एतराज उठाया है, इस पे किसी तस्वीर पे पहुंचे, आलमी बैंक ने कहा है। अच्छा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि इस मामले को सालिसी अदालत ही हल करे, जबकि भारत कहता है कि कोई गैर जानिबदार माहिर जो है उसकी निगरानी में कोई कमेटी बनाई जाए या वो इस मामले को देखे। भारत का मौक़िफ़ ये है कि हम बहते हुए पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ये कहता है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान को उसके हिस्से के पानी से महरूम कर दिया जाएगा, जो कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल, यहाँ जब भी कोई डैम बना ले तो इंडिया फिर बात करना शुरू कर देता है कि ये तो गैर कानूनी है और हमारा हक मारा जा रहा है, तो ये सारी बातें हो रही हैं। तो क्या लगता है सारे सिनेरियो में कि अब ये मसला हल होने को है या फिर ये मसला ड्रैग होगा? ये एक टेक्निकली भी बड़ा पेचीदा मामला है और भारत क्योंकि बहुत असर रसूख रखता है और वो हमेशा से ऐसे हरबे इस्तेमाल करता रहा है, जिसकी मिसाल मैं समझता हूँ ये खत भी है कि आलमी बैंक ने दोबारा गेंद जो है आबी मामले की पाकिस्तान और भारत के कोर्ट में डाल दी, जबकि मौजूदा जो कशीदगी है उसमें ये मामला हल होता हुआ नजर नहीं आता। अच्छा, इसमें एक सोचने का और एक लम्हा फिक्रिया हमारे लिए ये है कि ये तमाम बातें तो अपनी जगह, लेकिन हमने क्या तैयारी की है, हमने अब तक कितने डैम्स बनाए हैं, काला बाग डैम पे हम अब तक मुत्तफिक नहीं हो सके हैं और हम इसकी तैयारी क्या कर चुके हैं। हमारा दुश्मन या हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो तो हमें धमकियां देता है। देखें, अब मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी गुज़िश्ता दिनों जो पंजाब में तकरीर की थी उसमें कहा था किसानों से कि हम आपके हिस्से की एक एक बूंद जो पाकिस्तान में जा रही है उसका हिसाब लेंगे और वो हम नहीं जाने देंगे, वहाँ पे हमारी ज़मीनों का पानी कहीं और नहीं जाएगा। तो हम जब हमारे ऊपर कोई वक्त पड़ता है, जब कोई सिचुएशन आती है तो हम बड़े फिक्रमंद नज़र आते हैं, लेकिन हम कोई पेशबंदी करने में नाकाम हैं। हम इस सिलसिले में कोई हिफाजती इक़दाम नहीं कर रहे हैं और कोई डैम्स नहीं बना सके हैं। ये तमाम चीज़ें। शारिक महर साहब, इसके अलावा कोई ऐसा इदारिया जो हम अभी मिस कर गए हैं? इसके अलावा ये कि धुंध का मामला भी चल रहा है अब KPK में और पंजाब में ख़ास तौर से और बलूचिस्तान में 22 अफराद जो हैं वो जाबहक हो गए हैं और लेकिन ये तो एक कुदरती सी चीज़ है। और अगर स्मोक का मामला है तो उसके लिए हम पेशबंदी करनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कि यूरोप में भी और दीगर ममालिक में भी धुंध के से मसाइल ज़रूर पैदा होते हैं, लेकिन वो उसको काबू पाने की कोशिश। यहाँ पे भी बात पेशबंदी की आ जाती है कि वहाँ पे हमारे यहाँ फ़्लाइट्स मअतल हैं, जबकि आप देखें कि जो यूरोपीय ममालिक हैं वहाँ पे लाइट्स लगाई गई हैं। हमारे यहाँ लेज़र लाइट्स तो लगाई गई थी लेकिन वो इतनी कारामद साबित नहीं हुई। अच्छा, वहाँ पे फ्लाइट्स उतर रही हैं, तो हमें जब अगर ये मुस्तकिल सूरत हाल है तो हमें इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शारिक महर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, आप हमारे साथ थे। और आज अखबारों में इदारियों ने क्या लिखा ये तो हमने जाना, अब कुछ आलमी खबरें भी शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल, आलमी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे शाम के शहर हल्ब की, जहां बागी जंगजुओं को इनखला की मोहलत देने पर एक मुआहिदा तय पा गया है। रूस का कहना है कि मशरकी हल्ब में जारी लड़ाई खत्म हो गई है।
गई है। और आजकल शाकिर भाई जो है वो जब हमारा अखबारात वाला हम सेशन कर रहे होते तो तब क्यों नहीं आते शाकिर भाई, देर से आइए आज चाहे। खैर चले जनाब, चाय तो आ चुकी है, मजीद भी कुछ खबरें शामिल कर लेते हैं, नजर डालते हैं मजीद कुछ आलमी खबरों पर। सबसे पहले आपको बताएं कि साइंसदानों ने फिजा को आलूदगी से पाक करने के लिए तजर्बात का आगाज कर दिया है। साइंसदान नाकारा और कमर्शियल जेट इंजन की मदद से स्मोक कम करने के लिए नई टेक्नोलॉजी भी मुतारिफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका, भारत और सिंगापुर के साइंसदान इब्तदाई तौर पर यह तजर्बा दिल्ली में कोयले से चलने वाले बिजली घर में करेंगे, जहां एक रिटायर्ड जेट इंजन को ट्रॉलर पर रखा जाएगा। इस तरीके से धुएं को ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचाया जाएगा। दैट्स रियली ग्रेट। अमेरिका की मशरकी रियासतें शदीद सर्दी की लपेट में हैं। अमेरिकी शहर बिस्मार्क से बोस्टन तक -10 से -35 दर्जे हरारत है। रियासत मिशिगन, इलिनॉय, शिकागो समेत मुख्तलिफ रियासतों में तेज हवाएं चल रही हैं। परेशानी तो हो रही होगी, लेकिन कितनी अच्छी हवाएं होंगी ये। बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 दिनों में इन रियासतों में कई परवाजें भी मुअत्तल हुई हैं। शहरी घरों में महसूर है, जिससे मामूलाती जिंदगी भी मुतासिर हो रही है। वो तो होना ही है यार, इतनी बर्फ। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जी गुड मॉर्निंग आज में आज बात हो रही है खानों की, खाबों की, चाय की, और हमारे नुमाइंदेगान जो है वो भी पराठों की और छोलों की बातें कर रहे थे। Yes. और आज जो हमारी थीम है वो भी खाने की थीम है, तो खाने के बारे में बात हो रही है और आज की बात हो रही है, लेकिन कुछ तारीख की बात कर लेते हैं जो इंतहाई अहम है। बिल्कुल, आज के दिन यानी 14 दिसंबर को 2003 में इस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ पर कातिलाना हमला किया गया, ताहम वो इस हमले में महफूज रहे। कोऑर्डिनेशन देखे मेरी और अनम की। 1999 में नवाज शरीफ का तख्ता उलटकर इक़्तिदार संभालने वाले परवेज मुशर्रफ पर उनके दौरे इक़्तिदार में कई हमले हुए। 14 दिसंबर 2003 में रावलपिंडी में उन पर कातिलाना हमला हुआ, ताहम वो इसमें महफूज रहे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का काफिला रावलपिंडी में एक पुल से गुजरा, जिसके फौरन बाद एक बड़ा धमाका हुआ। 2003 में मुशर्रफ को इक़्तिदार में आए 4 साल हुए थे और ये उन पर तीसरा हमला था। आज की तारीख की तो बात होगी जनाब, कुछ आज के खाने की भी बात कर लेते हैं। और आज का जो खाना है वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज जो बन रहा है हमारे पास वो एग एंड चीज बर्गर है। और एग एंड चीज बर्गर नाश्ते में भी आप लोग खा सकते हैं, तो मेरा ख्याल है पहले देख लेते हैं कैसे बनता है, हाँ, फिर उसके बाद बना के खाएंगे। वाह भाई, आपने देखा एग एंड चीज बर्गर, अनम मुझे तो बड़ा आसान लगा ये बनाना। हाँ जी, किस तरह बनाए थे ये भी बता दें। पहले अंडा रखा,
नहीं, पहले चीज रखा, नहीं पहले रखा, फिर उसके बाद सब कुछ करके आखिर में बर्गर रख दिया। बस समझ गई मैं कि कितना अच्छा इन्होंने खाना बनाना सीखा। वैसे कुछ सीख लिया, क्योंकि ये रैपिड रेसिपीज हम आपके साथ और उन तमाम लोगों के लिए भी बनाते हैं जिनको खाना बनाना नहीं आता, वो जल्दी जल्दी चाहते हैं कि कुछ बना लिया अच्छा जी, थैंक यू वेरी जी। जी। ब्रेक की शो के बाद मैं आपसे जरूर बात करूंगी। चलिए जनाब, खाने पीने की बात हो रही है तो क्या सिर्फ मजेदार खाना खाने के लिए लोग होटलिंग करते हैं या ये एंजॉयमेंट का भी एक कोई तरीका होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई फूड लवर ही अच्छे से दे सकता है। बिल्कुल, हमारी टीम ने एक ऐसे ही फूडी से मुलाकात की है जिसके लिए होटलिंग करना एक टिकट में 2 मजे करने के बराबर है। इनका कहना है कि आउटिंग भी हो जाती है और अच्छा सा खाना भी मिल जाता है। वो मजीद क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। बहुत ज़्यादा हमारा बाहर जाना होता है खाने के लिए, मतलब कि हम बाहर जाके एंजॉय भी करें और खाना भी खाएं, और हमारा मकसद ये नहीं होता कि हमारा पेट भर जाए, बस हमें शौक है कि बस खाए बस। मतलब ये नहीं है कि बस पेट भर गया तो बस खत्म, पेट भर करने के लिए नहीं करते, बस एक शौक है कि खाना खाना है, ये खाना है, वो खाना है, ये चीज़ें होती हैं। और इसके लिए मैं बाहर भी गया हूँ, दुबई भी गया हूँ, लेकिन दुबई गया हूँ, अपना सिंगापुर गया हूँ और सऊदी अरबिया गया हूँ, लेकिन जितना मुझे अच्छा अपना देसी फूड लगता है ना, इससे बेहतर मैंने कहीं नहीं देखा है। स्पेशली हमारा पाकिस्तानी फूड जो है आउटस्टैंडिंग है। मछली का बड़ा शौक है मुझे भी ना, तो जो मौसम आ रहा है इसमें मछली, प्रॉन्स वगैरह ये सारी चीज़ें खाते हैं। अगर मुझे पता चल जाए फलानी जगह में एक नई डिश आई है तो मैं भाग के जाऊँगा और दोस्तों को बुलाऊँगा, चलो चलते हैं वहाँ जाके ट्राई करते हैं ये नई डिश कैसी है। तो आजकल नई डिश जो चल रही है कोयला कढ़ाई वगैरह बहुत अच्छी चल रही है, मतलब उसका टेस्ट भी अच्छा है। मैं कभी कभार खुद बनाता हूँ और माशाल्लाह बना भी लेता हूँ, अच्छा बना लेता हूँ। बोलते हैं ना, जो आपको जिस चीज़ का शौक होता है ना तो वो आपसे अच्छा ही बनता है। उसमें आपको मतलब आप अगर बनाओगे शौक से तो उसमें टेस्ट अल्लाह ताला खुद बहुत डाल देता है। देसी फूड में अलग ही मज़ा है उसका, और कभी कभार हम फास्ट फूड भी ट्राई कर लेते हैं, लेकिन जो फूड हमारे पाकिस्तानी का है ना, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि वो कहीं भी नहीं है। हर चीज़ खा लेते हैं, लेकिन मेन हमारी एक्सरसाइज है, हम एक्सरसाइज टाइम पे करते हैं ताकि वो जो है हमारी कैलोरीज जो होती है वो बर्न हो जाए। मैं यहाँ अक्सर आता हूँ इस होटल में खाना खाने के लिए आता हूँ, हालांकि घर से भी खाना आता है ऑफिस में, लेकिन मैं स्पेशली यहाँ प्रेफर करता हूँ कि मैं यहाँ खाना खाऊँ। कोई ना कोई वजह होती है कि कोई बहाना ढूंढते हैं कि हम बाहर ही खाएं। हालांकि घर में भी खुद अच्छा माशाल्लाह अच्छा बनता है, लेकिन कोशिश होती है कि बाहर खाएं, बाहर एंजॉय करें। बाहर का जो खाना है ना वो हमारी ज़बान को लग गया है, तो इस वजह से भी ये जो ज़बान है ना, कहते हैं ना, इस पे कंट्रोल नहीं है। मतलब ये बाहर की जब तक चीज़ें ना खाएं इसको मतलब मज़ा नहीं आता। है ये मेरा भाई जो खाने पीने का शौकीन है, और सब जानती है कि मैं भी खाने पीने की बहुत शौकीन हूँ। बिल्कुल, अनम को इतना ज्यादा शौक है खाने का कि अनम जैसे ही शो खत्म होता है उसके फौरन बाद जो है अनम ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देती है, और किसी की बात नहीं सुन रही होती है, कोई कुछ भी कर रहा हो, लेकिन अनम को अपना ब्रेकफास्ट करना होता है। बिल्कुल, और जैसे कि हम सुन रहे थे उनकी बात, और उनका ये कहना था कि पाकिस्तानी खाना जो है वो सबसे बेस्ट खाना होता है, तो डेफिनेटली आई एग्री टू दैट। बिकॉज मुझे भी ऐसा लगता है कि आप जहान भर का खाना खा ले, लेकिन जो सुकून आपको पाकिस्तानी खाना खा के आता है, वो मसाले, वो मिर्चे खा के आता है, वो कहीं और नहीं। और हम सारे लोग यही कह रहे होते हैं कि नहीं यार आज हम कुछ हैवी नहीं खाएंगे, लेकिन जैसे पराठे, छोले, पूरी देखते हैं, और वो भी सर्दियों में, तो उसके बाद थोड़ा सा खा लेते हैं, थोड़ा सा खा लेते हैं, मतलब 2 पूरी बस। हाँ, और फिर और अक्सर ये हमारे साथ बाद हम पूरा ही नाश्ता कर लेते हैं और फिर कहते हैं चलो कल फिर हम ये नहीं जैसे कल हमने बहुत ही लाइट सा खाना खाया था। लाइट सा खाना था कल हमें हमारी टीम ने पिज्जा खिलाया था और ठंडी ठंडी स्प्राइट भी पिला दी थी, जिसके बाद सुबह का गला पकड़ा गया एक बार फिर से। लेकिन हम आज जो है कोशिश करेंगे कि कुछ हेल्दी खाएं, जैसे कि आज हमने आपको रैपिड रेसिपी में भी दिखाया हेल्दी सा एग एंड चीज बर्गर था। जी, एग एंड चीज बर्गर था, बट एनीहाउ अच्छा था बिल्कुल, जो मुझे बहुत आसान लगा बनाना, लेकिन मैं उसको बता नहीं सकी। लेकिन अनम सोच रही थी कि मैं नहीं बना सकती, मैं आपको वो वाला बर्गर एग एंड चीज बर्गर बना के भी दिखाऊंगी। चले जनाब, हम उसका इंतजार करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो एक शॉर्ट ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे पाकिस्तान के मारूफ कुकिंग एक्सपर्ट। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और बात हो रही है जनाब खाने पीने की, होटलिंग ट्रेंड की। तो हमारे मुल्क में होटलिंग ट्रेंड तो बढ़ा है, लेकिन हाइजीन का इशू भी साथ साथ रहता है। इस इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर अरीज हारून, जिनसे बात करेंगे होटलिंग ट्रेंड के सेहत पर पड़ने वाले मनफी असरात के हवाले से।
अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड वालेकुम मॉर्निंग। अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर रिच? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? मैं हम लोग बिल्कुल ठीक प्रिटी ठाक। एज ऑलवेज। हाँ थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर रिच, आज हम बात करें होटलिंग ट्रेंड के मुतालिक कि क्या उसके असरात हैं, मनफी हैं या मुस्बत हैं, जो भी हैं। होटलिंग ट्रेंड के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि अच्छी डाइट क्या होती है और क्या बाहर जाके खाना खाना चाहिए, या फिर आप कैसे उसको आइडिया करें कि ये हाइजीनिक है या नहीं है? अच्छा, एक तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अच्छी डाइट क्या होती है, जी। बिकॉज हम लोग डाइटिंग कर सोचते हैं तो डाइटिंग में हम लोग खाना पीना छोड़ देते हैं। बिल्कुल। बेसिकली अच्छी डाइट है जिसमें आपके सारे न्यूट्रिएंट्स एंड कंपोनेंट्स जो है वो कवर हो रहे हैं। इसमें प्रोटीन है, फैट्स हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बिकॉज ट्रेंड है कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हम लोग अपनी डाइट में से डिलीट कर देते हैं, बट दैट इज रॉन्ग बिकॉज वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो उसके अंदर वो भी होने चाहिए। फिर साथ ट्रेस एलिमेंट्स जैसे वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड। अब ईटिंग आउट तो हम लोगों की एक्चुअली एंटरटेनमेंट ही वो है ना कि हमने बाहर जाना है वीकेंड पे, क्या करना है, मूवीज देख लेंगे या फिर खाना खाएंगे। मूवी देखने जाएंगे तब भी खाना खाएंगे। Exactly. तो बेसिकली जब हम बाहर जाके खाते हैं और इतना ट्रेंड है तो उसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आता है। आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि ओबेसिटी रेट भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। जो पहले इतनी बीमारियां नहीं थी, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो वो भी इंक्रीज हो गया, उसका भी रेट जो है। तो वो इसी वजह से हो रहा है बिकॉज वी गो आउट, वी ईट, बट हमें समझ नहीं आती कि हम सही खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। एक सर्वे के अकॉर्डिंगली जब हम बाहर जाके खाते हैं तो जो हमने नॉर्मल घर में खाना है उससे हम एटलीस्ट 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेते हैं, चाहे हम कितना भी अच्छा अपना मील डिसाइड कर रहे हो कि हम बहुत हेल्दी खा रहे हैं। 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा। आपने अगर घर में अगर फॉर एग्जाम्पल एक मील लेनी थी 500 की, तो आप बाहर जाके 700 to 800 ले लेंगे। सही। तो आप खुद सोचें कि उसका इफेक्ट कितना होगा हमारी बॉडी पे। अच्छा अरीश, ये बताइएगा कि आजकल हम होटलिंग ट्रेंड देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। क्या आपको लगता है, जनरल आइडिया आपका क्या है जहन में कि होटलिंग ट्रेंड क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या हमारे पास और कोई तफरीह के मुकामात नहीं है, या घर में लोग खाना पसंद नहीं करते, या फिर होटल्स जो हैं वो खाना बहुत अच्छा बना रहे हैं, या लोगों में इस चीज का शऊर बहुत ज्यादा आ गया? क्या समझते ये हैं? सारे पॉइंट्स हैं और उसके अलावा भी हैं। एक तो ये कि हम लोग बाहर जाते हैं क्योंकि एंटरटेनमेंट हमारे लिए कम है, पार्क्स वगैरह का ट्रेंड नहीं है इतना ज्यादा। अगर पार्क्स में चले भी जाएं तो वी आर नॉट जनरली एक्टिव पीपल, वी आर लेजी पीपल। तो जैसे अगर कोई वर्किंग फीमेल्स भी हैं तो वो प्रेफर करेंगी कि बाहर से खाना आ जाए, घर में ना कुक करना पड़े, क्योंकि आप कुक बनाएंगे तो शेफ को पे करेंगे। अगर आप खुद नहीं कुकिंग करते, शेफ के चार्जेस होंगे। फिर उसके बाद ये कि खाना इतना अच्छा नहीं बना, जायका इतना अच्छा नहीं। सेकेंडली प्रेजेंटेशन नहीं हम लोगों की होती है। हम लोग जब से खाना रखेंगे टेबल पे, विल सर्व एंड विल जस्ट जैसे खाते सालों। अगर हम थोड़ा सा फोकस करें, टाइम दें उसके ऊपर कि प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए या मील अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, तो घर में भी खा सकते हैं। तो सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। दूसरा ये कि एक लोगों ने हैंगिंग आउट का भी बना लिया, जैसे कि फ्रेंड्स वगैरह के साथ। चलो एंटरटेनमेंट की बात नहीं, टाइम अगर लंच में भी टाइम मिला है तो वो जाके चलो गपशप लग जाएगी, गॉसिप हो जाएगी थोड़ी सी, सही। वो भी बड़ा ट्रेंड हो गया। अच्छा, ट्रेंड होटलिंग ट्रेंड तो है, लेकिन अभी जो बात हो रही है ना, हम लोग होटलिंग ट्रेंड के अलावा एक और बात कर रहे हैं कि डाइट के हवाले डाइट से, के हवाले हाइजीनिक डाइट और नॉन हाइजीनिक डाइट। क्योंकि जब ये होता है कि स्पेशली मैं अगर बाहर जाके खाती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है, या तो गला खराब हो जाएगा या फिर स्टमक प्रॉब्लम करता है। बिल्कुल। तो ऐसे लोग अपनी डाइट को, अगर उन्हें बाहर जाके खाना भी खाना है और घर में भी इंजॉय करना है, दोनों चीजों को बैलेंस करेंगे तो किस तरीके से फिर करें? एक तो आपकी चॉइस ऑफ वेयर यू आर ईटिंग ना, कि बाहर आप जाके खा रहे हैं तो आपका प्लेस क्या है, जो वो रोड साइड है, आप किसी अच्छी जगह पे जाके खा रहे हैं। फिर दूसरा ये कि हमारे चेक एंड बैलेंस अब स्टार्ट हो गया है, क्योंकि पहले क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता था। फूड है कि चेक है कि क्या बन रहा है, हाइजीनिक थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया। दूसरा, आप खुद भी आप अगर कहीं जाएं बाहर, जैसे देखें तो जाते हैं लोग, दे हैव लाइक, उनको आपके पास चॉइस होती है कि आप जाके उनका किचन चेक कर सकते हैं। कुकिंग एरिया जो है वो आप चेक कर सकते हैं। ईटिंग एरिया जैसे टेबल्स हैं या वो है, वो आप देखेंगे कैसे, नैपकिन्स हैं, प्लेट्स हैं। फिर ये कि आप जब मेन्यू सिलेक्शन करते हैं तो व्हाट यूर ईटिंग, बेसिकली जो ग्रेवी वगैरह के जो चिकनाइवल हमारे जो देसी खाने हैं उनमें पता नहीं चलता क्या उसके अंदर क्या डला हुआ है। लेकिन अगर आप सैलेड्स चूज करें, फ्रेश फ्रूट्स चूज करें या इस तरह की चीज चूज करें, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो फ्रेश है कि नहीं है, वो खराब तो नहीं है, बिकॉज इट्स विजिबल। तो सिलेक्शन ऑफ जो है वो आपका जहाँ पे खा रहे हैं और जो मेन्यू आपने चूज किया वो। अरीज, अगर हम हफ्ते की बात करें तो हफ्ते में से कितने दिन अगर हम बाहर खाएं तो बैलेंस हो जाता है? यानी एक दिन, देखिए, डिपेंड करता है कि आप कितना बाहर जाके किस जगह पे खा रहे हैं, आपने क्या चीज खाई है, और दूसरा ये कि आप घर पे क्या खा रहे हैं। अच्छा, बहुत से अरीज ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट
मतलब स्टेशंस पर काम करने के लिए मूव करते हैं, मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, उनमें बहुत से लोग जो है, मेजोरिटी जो है वो लड़कों की भी होती है जो काम के लिए बाहर जाते हैं। उनको सबसे ज्यादा मसला होता ही ये है कि घर में खुद से खाना नहीं बनाना आता, काम करके खाना बनाए। ऐसे में उन लोगों को क्या करना चाहिए, डाइट उनकी प्रॉपर कैसे हो सकती है? देखिए, एक तो बहुत नेचुरल सी फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं जो हम कुछ हमें कुकिंग भी नहीं करनी पड़ती, हम खा सकते हैं, मंच कर सकते हैं, उनको काटने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सेब है, आपने खा लिया, ठीक है, गाजर है, वो खा लिया आपने, वो लाइक इस तरह की चीजें अपनी डाइट में करें। और अगर आपने लाइक रात को बाहर खाना ही है तो एक तो वही बात कि आप क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, दूसरा ये कि आप वन टाइम यूर ईटिंग आउट, तो बाकी दिन आप बैलेंस आउट उसको कर सकते हैं कि अपने पानी का इंटेक बढ़ा लें, बाकी दिन आप हेल्दी खाना खाएं, अंडा खा सकते हैं, जो हेल्दी फूड है उसको आप इनकॉर्पोरेट करें उसके अपने जो बाहर के खाने के साथ। वो एक तो क्योंकि आप बाहर जब ज्यादा खाएंगे तो आप सॉल्ट इंटेक ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, आप फैट्स गलत खा रहे हैं, आपका वेट इंक्रीज हो जाएगा, हेल्थ रिस्क हो जाएंगे, आप डायबिटिक और हाइपरटेंशन तो बहुत कॉमन सी चीज है वो हो जाएगी। अच्छा अरीज, अभी तो जाहिर सी बात है जो लोग बाहर खाना खाने के शौकीन हैं वो किसी भी तरह से ये नहीं मानेंगे कि हम बाहर जाके खाना ना खाएं, लेकिन उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, इस चीज से प्रिवेंट करने के लिए घर में ऐसी क्या चीज बनाई जाए जो डिलिशियस भी लगे और उनकी जो तवज्जो है, जो अटेंशन है, वो बाहर खाना खाने से ज्यादा घर की तरफ डाइवर्ट हो जाए? देखो, डिपेंड करता है कि जो बाहर खाने पे, जैसे अब बाहर जब हम लोग डिवाइड करते हैं ईटिंग आउट में, देयर आर पीपल, सम पीपल गो फॉर फास्ट फूड, सम पीपल गो फॉर देसी फूड, जो हमें देसी खाना है, कुछ लोग होते हैं कॉन्टिनेंटल चाइनीज टाइप के खाने, उनके अकॉर्डिंग टू उनके टेस्ट आप प्रिपेयर करें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रेजेंटेशन यही, बिकॉज आप जब खाना सामने रखते हैं और अगर खाने कितना भी अच्छा खाना और वो ऐसे आप यूं करके डाल दे, स्कूप करते हैं, तो क्या होगा, नहीं दिल जाएगा। बट इफ इट्स लाइक प्रेजेंटेड अच्छे तरीके से, कोई सैलेड्स वगैरह साथ रखी हुई हैं, तो आप उसको अपील करेगा वो। सही डिश अपनी अच्छी, डिशेस अच्छी रखें। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा फीमेल्स, वही बात है, वी आर बेसिकली लेजी पीपल, तो हम करना नहीं चाहते। अच्छा अरीज, ये बताइएगा कि अक्सर लोग समझते हैं कि इवन कहा जाता है कि जब आप मॉर्निंग में उठें तो सबसे पहले आप कुछ खा पी लें और मॉर्निंग की डाइट आपकी सबसे अच्छी होनी चाहिए। मोस्टली ऐसे होता है, मेरे साथ ऐसे होता है कि जब मैं सुबह उठती हूँ मेरा कुछ भी खाने का दिन नहीं करता। तो कितना टाइम हमारे पास होता है, किस टाइम तक हम ब्रेकफास्ट कर लें तो मतलब फायदेमंद होता आप है? जितना जल्दी अर्ली ब्रेकफास्ट करोगे ना, आपके बिकॉज हार्मोन्स पीक लेवल पे हैं एंड उतनी अच्छी वर्किंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सबसे बेस्ट होता है कि आप अपना जो एम्प्टी स्टमक है उसको वर्किंग के लिए एक ग्लास नॉर्मल पानी पी लें और एक खजूर खा लें। खजूर में मिनरल्स भी हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं और आपको शुगर कंटेंट भी मिल जाएगा। तो एक खजूर मेरे ख्याल से खाने इज नॉट डिफिकल्ट, एटलीस्ट आपका स्टमक वर्किंग में आ गया, आपका जो है स्टार्ट हो गया मेटाबॉलिज्म, तो वो दैट इज गुड। उसके बाद जो है कि आप नाश्ता, फिर मेजॉरिटी पीपल दे डोंट गो फॉर ब्रेकफास्ट, कि हमसे नाश्ता नहीं खाया जाता, क्योंकि नाश्ता आपका प्रॉपर होना चाहिए जिसमें आपके सारे कंपोनेंट्स हो। फ्रेश जूस होना चाहिए, आपके सीरियल होना चाहिए, देन दे शुड बी प्रोटीन का कोई या तो मीट हो या एग हो, लेकिन हम नहीं करते। तो लेकिन ट्राई कि आप जो आप उठे हैं तो उसमें हाफ एन आवर 1 आवर में आप कुछ खा लें, एटलीस्ट खजूर खा लें, हाफ एन आवर में, बिकॉज आपका स्टमक जब तक वर्किंग में नहीं आएगा ना, तो आपका जो हार्मोन लेवल्स हैं दे विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो जाएंगे। सही। अच्छा अरीज, एक और चीज़ है कि जब सारे घर के बड़े जा रहे होते हैं कि बाहर खाना खाने जा रहे हैं, तो फिर जो बच्चे होते हैं वो भी जाते हैं और उस सारे सिनेरियो में उनका भी स्टमक खराब होना शुरू हो जाता है और उनको भी आदत लग जाती है बाहर की चीज़ों की। तो उनकी डाइट को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से उनको प्रिवेंट कर सकते हैं कि अगर वो बाहर जा रहे हैं और खा भी रहे हैं तो फिर उसके बाद वो इस तरीके से कोई मेथड हो कि वो तमाम चीजें जो है वो उनके ऊपर इफेक्ट ना करें? तो एक तो एक्टिव चाइल्ड जब होगा ना, तो एक्टिव चाइल्ड जो है वो खाते हैं तो वो नहीं करता, लेकिन बात वही कि जब बाहर जाके खाते हैं, सॉल्ट कंटेंट एंड शुगर कंटेंट इज टू मच फॉर चिल्ड्रन। उनका आप एक तो मील टाइम सेट कर दें, बच्चे अगर बाहर जाके खाएं तो अर्ली ईटिंग कराएं उनको, बिकॉज लेट नाइट खाएंगे शुगर रश होता है, फिर वो सोते नहीं है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है, फिर वो पूरा साइकिल बन जाता है। तो वी हैव टू प्रिवेंट इट। अर्ली ईटिंग थोड़ी सी करनी चाहिए। दूसरा ये कि एक्टिव लाइफ करनी चाहिए। फिर आप घर आके थोड़ा ग्रीन टी का ट्रेंड भी हुआ हुआ एक तो ऐसी ग्रीन टीज आप ले सकते हैं, मिंट्स ले सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। ग्रीन टी इज नॉट हार्मफुल, लेकिन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल। तो आप अपनी डाइट में जैसे आपने बाहर से खाया है तो बच्चों को भी मिंट वगैरह दे सकते हैं, लेकिन अर्ली ईटिंग, अर्ली स्लीपिंग। अच्छा अरीज, ये बताएं कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर बैलेंस किस तरह से रखें, किस टाइम पर ज्यादा खाना चाहिए और डिनर कहते हैं कि सबसे ज्यादा थोड़ा खाना चाहिए, तो डिनर में ऐसी क्या चीज दी जाए? बहुत से लोग कहते हैं कि जो राइस है वो भी फैटनिंग होते हैं, तो क्या ऐसा है? कार्ब्स आर फैटनिंग ना, बेसिकली क्या होता है, हमारी कार्ब की रिक्वायरमेंट नहीं है बॉडी में,
तो ये तो यूनिवर्सल आप कह सकते हो कि ब्रेकफास्ट आपका सबसे अच्छा होना चाहिए, लंच शुड बी अ लिटिल बिट, और फिर उसके बाद डिनर सबसे हल्का होना चाहिए। तो डिनर में हाई प्रोटीन्स कहते हैं बिकॉज आप प्रोटीन जो है वो आप यूज़ करते हो, लेते हो, तो उसमें गुड आप कैलोरीज का अगर काउंट करो तो कैलोरीज तो ज़्यादा हो सकती हैं आपके बीफ में और मीट में, एक चिकन है, फिश है, कैलोरीज ज़्यादा हो सकती है, बट स्टिल वो जो एक फैट कंटेंट है ना वो कम हो जाएगा और कार्ब्स का कंटेंट कम हो जाएगा। जब आप रात को कार्ब्स लेते हो तो वो जाकर सीधा स्टोर होते हैं आपके, दे डोंट वर्क, बिकॉज कार्ब्स क्या है, ग्लूकोज है जो आपको वर्किंग एक्टिव बॉडी के लिए चाहिए। व्हेन यू नॉट एक्टिव, रात को तो सो जाएंगे, क्या करेंगे, एक्सरसाइज तो नहीं करेंगे, तो वो यूज नहीं होंगे। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अगर हमने बाहर से कुछ खा भी लिया है, लाइक जो लोग पसंद करते हैं, होटलिंग करना पसंद करते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप घर आके कहवा बना के पी लेते हैं तो सब कुछ ठीक रहता है। क्या ऐसा है? देखो, ग्रीन टी इज इफेक्टिव, लाइक आप उसको कभी कभी खा रहे हैं, मैं जो है ना वो जैसे आप सोचें एक चंक ऑफ फैट रखा हुआ उसके ऊपर ग्रीन टी डालते हैं, कोई फायदा नहीं होगा। एग्जैक्टली, ठीक है, बट इट्स इफेक्टिव जब आपने अच्छी मील खाई है उसके बाद खाएं, इट हेल्प्स, एड करता है। बेसिकली ग्रीन टी में हम लोग मिंट वगैरह यूज करते हैं विच एड्स जो डाइजेशन, आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरा गट है, उसकी वर्किंग को हेल्प करता है, बूस्ट करता है। लेकिन वो ये कि मैजिकल तो कुछ नहीं है, जादू कुछ नहीं है, मैजिकल तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा, टाइम क्योंकि बहुत शॉर्ट है रीच, तो जाते जाते वो लोग जो ज्यादा होटलिंग करते हैं, बीइंग अ डॉक्टर, उनको कोई मैसेज दे दें? मैसेज ये कि होटलिंग कम करें, बाहर जाएं तो चॉइस ऑफ सिलेक्शन जो आपकी वो फूड ऑफ है ना, आपका चॉइस ऑफ मेन्यू जो है वो आप अपनी अच्छी रखें। अच्छा, और ये भी बता दें कि अच्छी डाइट में क्या क्या चीजें, मेन नाम ले दें। अच्छी डाइट में क्या क्या चीजें, सारी चीजें, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर अरीज जो कि बता रही थी हमें होटलिंग के बारे में, और ये भी बता रही थी कि होटलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और कितनी बैलेंस डाइट रखनी चाहिए। तो डाइट खाएं सब कुछ, लेकिन उनका यही कहना था कि बैलेंस करके खाएं। क्यों? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरीज हारून, हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट एंड डॉक्टर मौजूद थी और उन्होंने जो है वो बहुत सी अच्छी और मजेदार सी टिप्स भी दी हैं। और फूडीज को वैसे भी खुश करना बड़ा मुश्किल काम होता है, और जब बात आती है खाने की तो फिर ये लोग किसी चीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। खाना बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, अगर ऐसा ना हो तो फिर मूड भी खराब हो जाता है। बिल्कुल, मूड तो खराब होगा ही। ऐसे में सबसे अहम जिम्मेदारी होती है शेफ की। कोई मसाला कम या ज्यादा हो जाए या कभी गोश्त गलने से रह जाए, बस फिर तो खैर नहीं है। एक एक्सपर्ट शेफ ही इस सूरत हाल को कंट्रोल कर सकता है। शेफ जाकिर भी ऐसे ही लोगों में से शामिल हैं, इनसे मिलते हैं। अगर मैं पाकिस्तान से बाहर किसी कंपटीशन के लिए जाता हूँ और वहाँ बहुत सारे मुल्कों के शेफ मौजूद हों और मैं अगर उनको गर्दन घुमा के देखता हूँ तो मुझे बड़ा एक फख्र महसूस होता है अपने पर कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान और मैं अपने झंडे को ऊंचा करूँगा यहाँ पे। और जब मैं स्टेज पे या अपने काउंटर पे जाके जब मेरा नाम अनाउंस होता है और मैं कुकिंग करता हूँ तो उस वक्त चंद लम्हों के लिए मैं भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है और इस वक्त ऐसा खाना और ऐसी कोई चीज बननी चाहिए कि दुनिया वाकई कहे कि ये सिर्फ पाकिस्तान के शेफ का कमाल है। मुझे सिर्फ एक ही जुनून होता है कि मैं पाकिस्तान का नाम लेके आ गया हूं और ये जितने नाम इस वक्त सामने आए हैं, जितने मुल्क खड़े हैं सामने, उन सबको मुझे बताना है कि पाकिस्तान क्या मुल्क है और कैसा मुल्क है। मैं ये सोचता था कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना शऊर, इतनी अकल और इस फील्ड के अंदर क्यों उतारा है। तो आज जब मैं टीवी स्क्रीन पे खड़े होके अपना शो करता हूँ तो यकीन माने वो बात मुझे वाज़ेह तौर से नजर आ जाती है, समझ में आती है कि मेरा रब मुझसे क्या काम करवाना चाहता था, यानी कि इल्म को बांटने का अमल, और ये अमल बहुत कीमती है। मुझे शेफ बनने का शौक नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि शेफ होता क्या है। हाँ, मुझे शौक था पाकिस्तान आर्मी या किसी फोर्स को ज्वाइन करने का और मकसद था पाकिस्तान की खिदमत करना। मैं अक्सर जब मैं अपनी छोटी क्लासेस में था तो ये एक जुमला मेरे ज़हन में होता था कि मैं गुमनाम पैदा तो जरूर हुआ हूँ लेकिन मरूंगा नहीं, मैं कुछ करके मरूंगा। और ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने फैमिली मेम्बर्स को, मेरे वालिद, मेरे भाई, वो भी शेफ हैं सारे, और मेरे टीचर जिन्होंने मुझे ये एक टारगेट दिया कि भाई फौज में जाके जो आप काम करते हो वो काम आप सिविल सर्विस में रह के भी कर सकते हो।
और कितना अच्छा हो कि अगर आप बीइंग अ शेफ इंटरनेशनल मार्केट में जाएं, वहाँ गोरों से आपका मुकाबला और वहाँ आप फर्स्ट प्राइज जीतें और उस वक्त आपका नाम पूरे मजमे को बताया जाए कि शेफ जाकिर फ्रॉम पाकिस्तान, तो सोचें कितना बड़ा नाम होगा। तो वो एक क्लिक जो था उस लम्हे का, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये रुतबा भी अल्लाह ताला ने मुझे अता किया कि कुछ अरसे पहले, बल्कि काफ़ी अरसे पहले मुझे ये टाइटल मिल चुका था कि जी अब आपके पास वो इल्म, वो ताकत, वो नॉलेज है कि आप डिशेस को डेवलप कर सकते हैं। और बहुत सारी डिशेस मेरे नाम की पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं। फैमिली के लिए बड़ा मुश्किल टाइम निकलता था शुरू में पहले, लेकिन बाद में फिर जब मेरी समझ में आ गया तो फिर मैंने फैमिली को भी इस काम के बीच में ले आया। और अगर मैं कहीं इवेंट करने जाता हूं तो मैं अपनी फैमिली को साथ ले जाता हूं। उनको कोई ऑब्जेक्शन, कोई शिकायत, किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा मुझसे नहीं है इस काम से रिलेटेड। बेशक वो 1 दिन का काम हो या 10 दिन का काम हो, उनको पता है कि मैं ईमानदारी पे चल रहा हूं। और शेफ जाकिर को आपने सुना, शेफ जाकिर अनम, शेफ जाकिर को मैं पर्सनली भी जानती हूँ और मैं जब भी इनको देखा, बहुत सारे शेफ ऐसे होते हैं कि जो ऑन एयर बैठ के चीजें बना रहे होते हैं, लेकिन अगर आप बाद में खाएं तो टेस्ट नहीं आता। लेकिन शेफ जाकिर वो वाहिद शेफ है जो अगर कुछ बना रहे होते हैं ना ऑन एयर भी, और बाद में जब वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है देते हैं कि ये चेक कीजिए, वाकई में बहुत जो है वो टेस्टी होता है और बहुत ज्यादा हम्बल इंसान है और अपने काम से बहुत सिंसियर है। अच्छा, ये अच्छी मजेदार बात अब हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर ये चीज खत्म होती जा रही है कि हम मर्द हैं तो हम खाना क्यों बनाएं। हाँ। तो मर्दों के हाथों में मुझे लगता है शायद ज्यादा जो है वो जायका है खवातीन की निस्बत भी, और इस तरह के शेफ्स, और अब तो बाकायदा तौर पर डिप्लोमाज हो रहे हैं जनाब शेफ बनने के लिए भी। तो ये एक बड़ा और अहम प्रोफेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बनता जा रहा है। इस हवाले से, खाने पीने के हवाले से मजीद भी बातचीत की जाएगी, पर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। फूडी से डील करते रेस्टोरेंट। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। बात हो रही है जनाब खाने पीने की, और आजकल एंजॉयमेंट करनी है तो होटलिंग सबसे बेस्ट तरीका है। वैसे तो लाहौरीज मजे मजे के खाने खाने और बहुत ज्यादा खाने खाने के लिए मशहूर हैं, लेकिन अब तो मुल्क के बाकी शहरों में भी होटलिंग ट्रेंड बनता जा रहा है। और बूफे सिस्टम तो और भी बेस्ट है, क्योंकि फिक्स अमाउंट में बहुत सारे खाने एक छत तले मिल जाते हैं। एक बूफे सिस्टम रेस्टोरेंट के मैनेजर से बात करते हैं, इनके पास कैसे कैसे फूडीज आते हैं। कस्टमर के पास सबसे पहले टाइम की बचत होती है कि जब वो यहाँ पर आता है, बुफे एनवायरनमेंट है, उसको खाना तैयार मिलता है, गरम गरम खाना मिलता है, आपके सामने तैयार हो रहा होता है। अगर आपको कोई चीज़ अपनी सर्विंग के लिए टेबल पे चाहिए, आपको किसी वेटर को अपनी टेबल पे बुलाना है, तो आपको इशारे या आवाज़ देने की जरूरत नहीं है। कॉल बेल मौजूद है, आप जस्ट एक बटन दबाएंगे, वेटर आपकी टेबल पे विदिन 30 सेकेंड्स मौजूद होगा। जब कस्टमर्स को, जब वो खाना खा चुके होते हैं, उनकी तमाम टेबल्स में उनके बिल जाते हैं। उस बिल के साथ कस्टमर का जो कमेंट कार्ड होता है वो अटैच होता है, जिसे कस्टमर ने फौरन भरना होता है। उसके अंदर फिर 2 पार्ट्स होते हैं, एक एग्जिस्टिंग वैरायटी के बारे में बात की जा रही होती है और एक उस पर्टिकुलर चीज़ की बात की जा रही होती है जो वो यहाँ आगे खाना चाहता है। उन तमाम कमेंट्स को डे एंड पे हमारी टीम है वो एनालिसिस निकालती है, वो फॉरवर्ड की जाती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, और वो उसकी बेसिस पे कि लोग क्या चाहते हैं नई रेसिपीज को डेवलप करते हैं। तमाम जितनी भी सजेशंस आती हैं उसके अंदर नॉर्मली कुछ लोग स्पेसिफिकली डिश के नाम लिख देते हैं कि हमें फला चीज़ खानी है, स्टेक खाना है, सब्जी चाहिए, तो उसकी एक रिपीटेशन चीज़ देखी जाती है कि कितने रिपीट किया जा रहा है वो। अगर डिमांड बढ़ रही होती है उसको फिर उसका पार्ट बना दिया जाता है। थोड़े से पहले अगर बात करते हैं, हमारे यहाँ सब्जी की बड़ी डिमांड आई, हमने अपने मेन्यू के अंदर सब्जी को इंट्रोड्यूस कराया। थोड़े से की बात अगर और पीछे आता हूँ तो थोड़े से पहले कटाकट की एक डिमांड जनरेट होनी शुरू हुई, तो हमने उसके ऊपर टेस्टिंग करके अपने तौर पे एक नया फार्मूला बना के, एक नई रेसिपी बना के कटाकट तैयार करके आज कटाकट हमारे रेसिपी का पार्ट है।
और जी आपने ये पैकेज देखा, और जब ये पूरा पैकेज चल रहा था और ये बात कर रहे थे, बता रहे थे कि बूफे सिस्टम की, तो अनम ने फौरन मुझसे कहा कि ऐसी जॉब मुझे भी मिल जाए कि चक चक के बताना हो सारे खाने कि खाने कैसे बने, और बड़ी एक्साइटेड हो रही थी अनम। भाई इतनी मजेदार सी जॉब के जिसमें आपको ये देखना हो कि जी खाने सारे अच्छे बनेंगे नहीं, इस बहाने आप सारा टेस्ट भी कर सकते हो और फिर बाहर जाने की जरूरत फील नहीं होगी, तो क्या मजेदार सी जॉब। अब मुझे प्रॉपर आपको डाइटिंग प्लान देना पड़ेगा, फिर ठीक होंगी। हर जॉब की जो है वो अपनी ही रिक्वायरमेंट होती है, अपनी ही परेशानियां होती है। डेफिनेटली आपने इन मैनेजर की भी बातें सुनी है और उनकी भी आपने मुश्किलात जानी है, तो हर जॉब जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटेंशन और बिल्कुल। वैसे आज आपके मतलब की जो थीम तो है, लेकिन अभी आपके मतलब का एक और सेशन भी आ रहा है, एक और हमारे पास सितारा भी मौजूद है, और ये अनम को बड़ा पसंद होता है ये वाला सारा। और इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि आज हमारे साथ पाकिस्तान के चमकते सितारे हैं अब्दुल्ला, जो कि बहुत अच्छे सिंगर भी हैं और गिटार भी बजा लेते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आई एम फाइन, टोटली फाइन। अच्छा अब्दुल्ला, गिटार आपके हाथ में है और अभी आपसे बात भी हो रही थी, बड़ी जानदार सी आवाज है आपकी, कहाँ से सीखा? खुद सीखा, बचपन से शौक था, पैशन, अच्छा टेकिंग एज अ प्रोफेशन, राइट। तो बचपन से गाता रहा, थोड़ा बहुत आ गया और सीखा कहीं लाइक। फर्स्ट टाइम कहाँ पर परफॉर्म किया था आपने? वैन में। वैन में, दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, कैसे बैठे बैठे गाना गाना शुरू हो गए? मेरी टीचर थी एक, अल्लाह को जिंदगी दे, और वो जैसे उनका अपना जो जॉब से जाने से पहले मेरी जॉब होती थी कि मैं आई वाज इन 2 ओके सही, तो मैं उनसे मेरी जॉब होती थी कि उनको मुझे गाने सुनाने होते थे। उनको किसी तरह पता चल गया था कि भाई मैं गाता हूँ, मेरी आवाज अच्छी है, वो मुझे बुला लेते थे अपने पास और चलो बेटा। ऐसे टीचर्स भी होते हैं और ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं जो सर्कल में बिठा लेते हैं, और आज हम भी आपको बिठाने वाले हैं इस शो के बाद, जहाँ पे आप हमें अच्छे गाने सुनाएंगे। अच्छा, तो आज क्या सुना रहे हैं आप बैठिए आपने? मनवारे बाय नूरी, आई विल बी सिंगिंग दैट। या श्योर। चलिए जी स्टार्ट करते हैं नूरी का मनवारे। ढोल की ताल पे गारे, गार दिल झूम के गारे, अपना हर दर्द छुपा के नाच और सबको नचा रे, मुख पे घूंघट डाले नैना दो मत वाले, आज कोई चला है सज के पिया नगरिया रे, ये बंधन नाते सारे तोड़ के मनवारे, हो मनवारे, हो मनवारे, हो मनवारे, न तड़पारे अगन दिल की, न सुलगारे, न छलकारे, न तड़पारे, ये नैनारे, हो मनवारे। जबरदस्त, बहुत प्यारा सॉन्ग है। अच्छा ये बताएं आपकी एज कितनी है? आवाज तो आपकी बहुत मैच्योर लगती है। 16। अच्छा ओके, तो घर से सपोर्ट है? काइंड ऑफ मतलब क्या? वन साइडेड है। वन साइडेड। अम्मी की तरफ से बहुत सपोर्ट है, हाँ। अब्बू की तरफ से सपोर्ट है लेकिन इतना नहीं। बेटा पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, ये वाला बेटा इंजीनियर बन जाओ। क्या 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 चाह रहे हैं वो आपसे कि क्या आप करो आगे प्रोफेशनली, किस चीज को लेके चलो? आज तक ये मैं सोच ही रहा हूँ। अच्छा, अब तक भी सोच रहा हूँ। अभी तक उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया। पूछ लेना चाहिए ना ऐसे में। तो पूछा तो वो कहते हैं भाई जो करना है दिल से करो, सही दिल से करो, और मतलब डायरेक्टली आपके पीछे कुछ होना चाहिए। अगर आप ये कर रहे हो बैकअप होना चाहिए। अच्छा, आप सिंगिंग तो कर ही रहे हैं, तो साथ में आप गिटार भी प्ले कर लेते हैं और बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपने कैसे सोचे? क्योंकि आप कह रहे थे ना कि आपको सिंगिंग का शौक था, व्हेन यू वर 2 यू वर सिटिंग इन द वैन, तो फिर आपने पहली दफा गाया। गिटार कब से प्ले करना शुरू किया? देखिए गिटार तो मैं गया था सीखने, 1 महीना सीखा, उसने एक ट्यून सिखा दी। अब मैं घर पे बैठा हुआ था, ट्यूटोरियल्स यूट्यूब मैंने वो देखे। अच्छा, 2 महीने में पूरा गिटार आ गया। अच्छा, इसके अलावा भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स आप बजा लेते हैं? पियानो थोड़ा बहुत आता है। अच्छा, ड्रम्स का बहुत शौक है। रोल मॉडल कौन है आपका सिंगिंग में? सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हैं? देखिए अगर अल्फाज की बात आए तो नुसरत अली खान। अच्छा, फीलिंग्स की बात आए तो साबरी ब्रदर्स, और जो कुछ करने की जो बात है ना कि मतलब यू हैव टू डू इट व्हाट यू लव टू डू, ताहिर शाह। बिकॉज ही लव्स टू डू ही लव्स व्हाट ही डज, ऑलराइट। तो वो मुझे उसका एक बहुत अच्छा लगता है कि यार लोग कुछ भी कहें, जस्ट डू व्हाट यू लव टू डू। ताहिर शाह, बिल्कुल। अच्छा ओके। अच्छा ये बताइए, पढ़ने में कैसे हैं आप?
सही हूँ, सही हूँ मतलब अच्छा हूँ, अच्छा अच्छे हैं पढ़ने में, मतलब सही। अनएक्सपेक्टेड आता है रिजल्ट। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है, मतलब लग रही नहीं है कि इतना अच्छा पढ़ते होंगे लेकिन रिजल्ट अच्छा आ जाता है। स्कूल में जो स्कूल के टेस्ट होते हैं उसमें आई एम 0, लेकिन जब मेरा ये होता है कि जो आपका फाइनल होता है ना, अच्छा बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि ड्यूरिंग सेमेस्टर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती, लेकिन जैसे एग्जाम्स आते हैं ना चौका छक्का मार देते हैं और सब हैरान रह जाते हैं। इस तरह मेरे साथ भी हुआ था सब। अच्छा। और मेरे सारे फ्रेंड्स कहते थे यार तुम वैसे तो लगता है कि नहीं अभी सेमेस्टर के दौरान तो तुम बहुत इजी रह के चलती हो, लेकिन जब एग्जाम आते हो तुम्हारे नंबर पहले पढ़ के इतने अच्छे मार्क्स लेते हैं ना। अब तो यही ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, सिंगिंग के हवाले से बताएं आप मुझे कि अब आगे क्या प्लान है? फादर तो इस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे लेकिन मदर सपोर्ट कर रही है, तो प्रोफेशनली आप क्या इसको लेकर चलना चाहते हैं? बिल्कुल, असल में मेरे कुछ ज्यादा शौक है। मैं पब्लिक स्पीकिंग की तरफ भी हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर एंड ऑल दैट। मुझे अब सिंगिंग है, मैं सोच रहा हूँ कि यार सिंगिंग तो सब करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग भी सब करते हैं, सही। इन दोनों को कंबाइन करके कुछ नया होना चाहिए। क्या क्या नया क्या होगा? ये आप आने वाले वक्त में इंशाल्लाह you'll be watching it। और लाइक सबसे पहले तो मैं वो मुझे सीखना है एनिमेशंस वगैरह। अच्छा, ये मुझे सीखना है, उसके बाद इंशाल्लाह। क्या क्रिएटिव पर्सनालिटी हमने आज बुलाया है। गुड मॉर्निंग आज में, जबरदस्त बिल्कुल, बहुत अच्छा। आप आगे जो भी आपके प्लान्स हैं उसके लिए हम आपको बेस्ट विशेस कहते हैं। और अब हम चाहेंगे कि आप कुछ और भी हमें सुनाएं। क्या सुनाने चाह रहे हैं आप? लाइयां लाइयां। अच्छा, लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना, लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोलना, वे मैं लुटी गई ढोलना, वे मैं लुटी गई। सदरां दे बोहे वे मैं तेरे लई खोले, होवी ना तू कदी हुण अखियां तो होले, तेरे नाल तरना तेरे नाल डुबना, तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना, प्यार मेरा तू तकरीच तोलना, प्यार मेरा तू तकरीच तोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोलना, वे मैं लुटी गई ढोलना, वे मैं लुटी गई। That's really nice, that's really nice। अच्छा, ये बताएं कि ऐसे गाने गाने के लिए ना बड़ा दर्द होना चाहिए, और आपकी आवाज में बड़ा दर्द फील हुआ। किस चीज का दर्द है ये? लाइफ में कोई ऐसी परेशानी? You are too young for दर्द, लेकिन दर्द है ना इनकी आवाज। दर्द तो आ जाता है। अच्छा, दर्द आ जाता है। तो इतने गाने याद कैसे रह जाते हैं? ये देखिए, किसी चीज में इंटरेस्ट होता है ना, ये कहते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल दी अचीवमेंट्स इज डिजायर। जब आपको किसी चीज में मजा आ रहा होता है ना, दुनिया सब जहाँ एक जगह पे हो जाता है और आप उसी काम को करते हो कि व्हाट यू लव टू डू, ऑलराइट, तो वो काम खुद ब खुद हो जाता है। अगर पढ़ाई में भी लोग कहते हैं कि यार तुम गाने के तौर पे याद कर लो, पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं, क्या करें भाई। अच्छा, पेरेंट्स के बाद सबसे ज्यादा जो काउंट करता है, कॉम्प्लीमेंट काउंट करता है, या कोई भी अगर आपके ऊपर कमेंट आता है, वो आपके फ्रेंड्स आपके लिए बड़ा मैटर करते हैं। बिल्कुल। तो आपके फ्रेंड्स आपको किस तरीके से कमेंट करते हैं कि नहीं यार, यू आर डूइंग टू गुड, आपको इसको आगे लेके चलना चाहिए, और यू कैन बी सुपरस्टार और स्टार? वो एक ही जुमला कहते हैं। अच्छा, बहुत बेकार गाया। बहुत बेकार गाया। वो जुमला जो होता है ना, वो मेरे अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस लाता है कि ऐसी परफॉर्मेंस होती है। That's enhance your talent। या ओके ओके। कल हमारे साथ जो है एंटरटेनर थे, तो वो ये कह रहे थे कि जब वो कोई फिल्म बनाते थे तो उसके ऊपर कमेंट आता था कि बेकार है, तो उन्होंने क्या किया कि अपना नाम ही बेकार फिल्म्स के नाम से रख लिया। आपको कमेंट उनको करता है तो वो मर्ज हो जाता है उनकी थीम के साथ। तो फिर अच्छा, फिर मतलब वो मजाक में आपके फ्रेंड्स आपसे ये बात करते हैं या इसलिए मजाक में? लाइक उनको पता होता है कि अच्छा गाया है, हाँ, या नहीं गाया, लेकिन वो ऐसे कहते हैं कि यार उसको फील हो कि नहीं गाया तो वो और अच्छा करे, कि उनको साबित करे कि यार किया है मैंने, कुछ कर रहा हूँ मैं। सही। अच्छा, मुझे तो ना आपकी सिंगिंग सुन के एक मजा आ रहा है मुझे, और मैं चाहूंगी कि हम आपसे बातें कम, गाने ज्यादा सुने। हाँ। तो अब एक और कोई गाना मेरे ख्याल है हो जाए। What do you want to say? मेरे ख्याल से जुनैद जमशेद
साहब दिल दिल पाकिस्तान। ओके। ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत गाया आपने अब्दुल्ला, और काफी एंजॉय किया हमने, और मुझे आपका गाना सुन के एक बार फिर से याद आ गई जुनैद जमशेद की। हाँ, और मेरा ख्याल है कि वो तो नहीं रहे, पर उनके ये गाने वो आगे इसी तरह चलते रहेंगे, पाकिस्तानी के दिल में रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा अब्दुल्ला, अभी आप जब गा रहे थे और आपके जो तीनों सॉन्ग्स हमने सुने, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आतिफ असलम की तरह आप जो है पिच को थोड़ा हाई करते हैं, फिर थोड़ा लो करते हैं, तो कोई इंस्पिरेशन है? अच्छों की नकल भी अच्छी। अच्छों की नकल भी अच्छी, सही, क्योंकि ऐसा है ना फिर। बिल्कुल हाँ, क्योंकि मैं वही नोटिस कर रही थी ना कि जब ये गा रहे थे तो उसी तरीके से ये जो है वो डाउन कर रहे थे पिच और फिर हाई कर रहे थे, क्योंकि ये मुझे अभी इसलिए रियलाइज हुआ कि सुबह मैं और अनम आतिफ असलम के गाने सुन रहे थे मेकअप रूम में, तो वो मुझे फौरन एकदम से जहन में क्लिक किया कि आप आतिफ असलम की तरह से कुछ कुछ गा रहे हैं। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, साथ में ये साथ में कोई वीडियो वगैरह लॉन्च कर रहा है? मेरा एक गाना लाइक मेरे स्कूल में टैबलो हुआ था एक अभी, तो कश्मीर के ऊपर था, तो उसमें जो सॉन्ग था वो लाइक कश्मीर के ऊपर ओरिजिनल सॉन्ग था, तो उसमें मुझे प्रिंसिपल ने कहा कि भाई अच्छा फील लानी है, अच्छा तुम ये वाला सॉन्ग कर लो, तो वो कश्मीर के ऊपर हुआ था। कौन सा सॉन्ग था? या ए खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा। कैन यू सिंग इट? I can't play on that, but I'll sing. Okay, you should try. No worries. खुदा से मन्नत है मेरी, लौटा दे जन्नत वो मेरी, खुदा से मन्नत है मेरी, लौटा दे जन्नत वो मेरी, वो अमन वो चमन का नजारा, वो अमन वो चमन का नजारा, ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा, ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा, मेरी रूह की तस्वीर मेरा कश्मीर, ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा, ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा। जबरदस्त। मेरा ख्याल है कि अभी तक आपने जो भी गाया है वो बहुत अच्छा था, लेकिन ये वाला था कि मुझे फील एक हाँ, महसूस हुआ कि दिल से कुछ गाया गया है, और बहुत अच्छा लगा अब्दुल्ला आपसे मिलके, और एक जबरदस्त टैलेंट है इसी तरह के। हम चाहेंगे कि आपको आगे भी इसी तरह मौके मिले। आज स्क्रीन पे तो नजर आ गए, होपफुली आगे आपके लिए रास्ते भी खुलेंगे और इसी तरह के मजीद टैलेंट भी लाते रहेंगे। और अनम कितनी अच्छी बात है कि हमारे जो यूथ है उसको कश्मीर की अब कितनी फिक्र है कि अब वो उनके ऊपर सॉन्ग्स भी बनाने लगे, उनको भी डेडिकेट करने लगे। तो बिल्कुल, और गुड मॉर्निंग आज में अब वक्त हुआ चाहता है खत्म। आप में भी कोई खास टैलेंट है और आप भी इस सीट पर आना चाहते हैं तो हमें अपनी कहानी आप हमें फेसबुक और सोशल मीडिया के थ्रू हमारी साइट्स पर भेज सकते हैं। बिल्कुल, जाने से पहले मारूफ शायर जॉन एलिया के यौम पैदाइश पर उनके कुछ शेर सुनते हैं। कल फिर मिलेंगे, देखते रहिए गुड मॉर्निंग आज।
शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाक से काम क्यों नहीं लेती आप? वो, जी, मगर ये सब क्या है? तो मेरा नाम क्यों नहीं? उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर। उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर। एक गली की बात थी और गली गली